नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं जहां पर हम फिज़िक्स जो कि जनरल साइंस के अंदर आता है, जो एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो उसका एक नया सेशन हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। यहाँ पर हम फिज़िक्स के वन लाइनर्स आपके सामने डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि फ़िज़िक्स के हम और सेशंस भी लाएंगे और साथ में केमिस्ट्री और बायो के सेशन भी लेकर बहुत जल्दी ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे जनरल साइंस की और फिज़िक्स का हम पार्ट 1 आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट में हम फिज़िक्स को कवर कर रहे हैं, 3 पार्ट में केमिस्ट्री को और 3 पार्ट में बायोलॉजी को। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन लाइनर। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेटेड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके मिनिमम कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। सही आंसर है अप टू 10 टू द पावर 4 मीटर, अप टू 10 टू द पावर -4 मीटर। अब आप एक चित्र देख रहे होंगे, एक फिगर देख रहे होंगे जहाँ पे हमने आपको वर्नियर कैलिपर दर्शाया है। तो जो ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये चीज़, इसका इस्तेमाल करके इसके बीच में हम जिस चीज़ की हमें मोटाई नापनी होती है उसको यहाँ इसके बीच में फंसाते हैं और बाद में इसको कस देते हैं। तो यहाँ पे 2 स्केल हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, जहाँ से हम पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं कि कितनी इसकी मोटाई है पर्टिकुलर वायर की। तो ये जो नीचे की है, जो 2 जॉ हैं जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, ये आउटर डायमेंशन मेज़र करने के काम आते हैं, और जो ये ऊपर के जॉ हैं ये इनर डायमेंशन मेज़र करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की मदद से मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 10 टू द पावर 4 मीटर तक का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये है एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, डिनोट करते हैं ए और उसके पावर 0 के फॉर्म में A0, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये जो फिगर है कुछ इस टाइप की फिगर रहती है मास स्पेक्ट्रोग्राफ की, जहां से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर आर देयर इन वन बार्न, एक बार्न में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी कि एरिया को मेजर करने की यूनिट है बार्न, और एक बार्न में होते हैं 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होते हैं। अगला, इफ द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मिनिमम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रिसीजन। देखिए इसका मतलब समझिएगा, अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, यानी कि जितनी छोटी से छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, अगर वो बहुत कम है, यानी कि वो बहुत छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, तो उसका प्रिसीजन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि वो चीज़ों को, जिसको भी वो मेजर कर रहा है, वो हर बार उतनी ही एक्यूरेसी के साथ वो मेजर कर पाएगा। तो अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो उसका लीस्ट काउंट है वो मिनिमम है, तो उसकी एक्यूरेसी भी मैक्सिमम होगी और प्रिसीजन भी उसका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ रैंडम एरर इंक्रीजेज इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय अ फैक्टर ऑफ n। मतलब समझिए कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी एरर को मेजर कर रहे हैं, किसी एरर को हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, और अगर हमने उसे n टाइम्स मेजर किया, मतलब एक बार मेजर किया, फिर दोबारा मेजर किया, उस एरर को दोबारा तीसरी बार किया, चौथी बार किया, ऐसे करके अगर n टाइम अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है? अपने रिपीटेशंस बढ़ाने से फ़ायदा ये मिलता है कि हम एक निश्चित वैल्यू तक पहुंच जाते हैं कि हाँ, इसकी जो मेजरमेंट है
वो इतनी है और जो एरर आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स वी आर कैलकुलेटिंग द एरर, अगर वो हम n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो जो हमारा रैंडम एरर निकल के आता है वो n टाइम्स घट जाएगा, यानी कि वो 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n के फैक्टर से बढ़ाते हैं तो रैंडम एरर क्या होता है, 1/n टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी होज डायमेंशनल फॉर्मूला इज m t टू द पावर -2, m की पावर 1 t की पावर -2। अब यहाँ m का मतलब होता है मास और t का मतलब होता है टाइम। तो मास की पावर 1 और टाइम की पावर -2, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है फोर्स कांस्टेंट। अब थोड़ा सा हम आपको फोर्स कांस्टेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए, फोर्स कांस्टेंट को ही स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है और ये बेसिकली अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है अगर किसी स्प्रिंग में फोर्स लगाया गया और स्प्रिंग में फोर्स लगाने से उस स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है अगर वो यूनिटी है, यानी कि जैसे 1 मीटर है या 1 मिलीमीटर है, जो भी हम यूनिट लेके चल रहे हैं, अगर वो क्या है, एक है, यूनिटी है अगर डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में फोर्स कांस्टेंट या मास कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट को हम अप्लाइड फोर्स के बराबर मान के चलते हैं। अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सभी लोग जानते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मीटर मतलब लेंथ, लंबाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिटी है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटी। देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे मान लीजिए f होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी होज डायमेंशनल फॉर्मूला इज m की पावर 1 t की पावर -2। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर अगर डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग के अंदर कितना आ रहा है, यूनिटी। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिटी है, मतलब ये जो m है ना, स्मॉल m मीटर, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो f किसके बराबर हो जाएगा, f हो जाएगा किलोग्राम अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम अपॉन सेकंड, किलोग्राम मतलब मास यानी कि m की पावर 1 और सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम की पावर 2। अब ये टाइम की पावर 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1 और t की पावर -2। तो यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 1 t की पावर -2 है, वो क्या कहलाएगा, फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा। और फोर्स कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, हम उस अप्लाइड फोर्स को फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं जिससे कि किसी स्प्रिंग के अंदर यूनिटी डिस्प्लेसमेंट आता हो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज मास, मास किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, पार्सेक इज ए स्फेरिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सेक क्या है, डिस्टेंस की स्फेरिकल यूनिट है। चलिए बात करते हैं पार्सेक के बारे में। बेसिकली जो 1 पार्सेक होता है, 1 पार्सेक वो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, 3.26 लाइट ईयर के बराबर, ठीक है। और जिसकी की वैल्यू 3.086 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर निकल के आती है, ठीक है। तो 1 पार्सेक कितना है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, और जो कि कैलकुलेट करने पर 3.086 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर निकल कर आती है, 10 टू द पावर 13 किलोमीटर निकल के आती है, ठीक है। तो पार्सेक क्या है, स्फेरिकल यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, तो विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है पास्कल सेकेंड। चलिए पास्कल के बारे में देखें। तो बेसिकली जो पास्कल होता है वो पास्कल है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल किसको कहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ किसकी, प्रेशर की। प्रेशर की एसआई यूनिट, और प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, पास्कल इंटू सेकेंड, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये किसकी यूनिट है, ये विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट यानी कि पास्कल सेकेंड है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल इंटू सेकेंड है। और पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है, पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो विस्कोसिटी को हम डिनोट कर सकते हैं, विस्कोसिटी की यूनिट पास्कल को न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। द मोशन ऑफ एन आंट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द फ्लोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई चींटी किसी फ्लोर पर यानी कि फर्श पर एकदम सीधी लाइन में जा रही है तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, भाई सीधी सी बात है, उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अगर मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि वो एक्स की दिशा में जा रही है, तो उसका अगर हम एक्स की वैल्यू पता करते जाएंगे तो उसका हमें पता चल जाएगा कि वो अब कब तक कहाँ पहुँच चुकी है। अगर वो वाई की दिशा में जा रही है सीधे एकदम, तो उसके हम वाई डायमेंशन पता कर लेंगे, उसके हमें जो उसकी पोजीशन है वो पता चल जाएगी। तो कुल मिला के अगर कोई भी चीज़, आंट को छोड़ दीजिए, अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है किसी फ्लोर पे, किसी फर्श पे या किसी रास्ते पर, तो उसका जो मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 2 कंप्लीट राउंड्स। देखिए एक बॉडी एक सर्किल में मूव कर रही है और जिस सर्किल का रेडियस क्या है, आर है। और अब ये कहा गया कि अगर उसने 2 सर्किल पूरे कर लिए, 2 चक्कर पूरे कर लिए, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ सर्किल में घूम रही है तो अब एक चक्कर पूरा करने पर वो 2 पाई आर ये डिस्टेंस कवर करती है। तो दो चक्कर पूरा करने पर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर। तो ये इसका आंसर होगा 4 पाई आर। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, if an object travels along a straight path then the magnitude of velocity of the object is equal to। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पे चल रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एक कर्व पाथ में और वर्टिकल प्लेन में, यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी है वो ऐसे आ रही है और ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ झुकती जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। जैसे कि अब ये फिगर आप देखोगे नेक्स्ट पेज पर, ये फिगर है आपके सामने, एक इंसान एक बॉल फेंक रहा है, उसने बॉल को डिफरेंट एंगल बना के फेंका, तो हर बार जो मोशन हुआ उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मेक्स 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल 5 चक्कर लगा रहा है पर सेकेंड एक सर्कुलर पाथ पर, देन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ विल बी। तो उस सर्कुलर पाथ पर उस पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। तो यहाँ पर एन की जगह पर कितने रिवॉल्यूशन लगाए, कितने चक्कर लगाए, तो 5 लगाए, तो 2 पाई इंटू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 पाई। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ, for a constant angular velocity of a particle on a circular path, if radius of the path is doubled then the angular velocity will also get double। ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और अगर उस पाथ का रेडियस डबल कर दिया जाए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को फॉलो करना है उसे। नेक्स्ट, इफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी and instantaneous average angular velocity of a particle moving on a circular path are equal, then what will be the motion of the particle on a circular path। देखिए अगर किसी पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम है, यानी कि वो जिस स्पीड से अब चक्कर लगा रहा है किसी एक फिक्स टाइम पर, किसी एक, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि सुबह 10:05 पर उसकी स्पीड ये थी, एंगुलर वेलोसिटी ये थी, और पूरे 24 घंटे में 48 घंटे में जितने भी टाइम का एक स्पेन ले लिया उसमें भी उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो यानी कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, यानी कि वो एक कांस्टेंट स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड को फॉलो करते हुए उसके सर्किल के चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट विल बी द अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। तो एक कोई लिफ्ट है मान लीजिए और वो उसके अंदर कोई दिक्कत आई और वो एकदम से फ्रीली फॉल करने लगी, तो वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपरेंट वेट होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन हैव।
किसी बंदूक से एक बुलेट फायर की जा रही है, वो किस टाइप का मोशन फॉलो करती है? वो रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो करती है। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जैसे अब यहाँ नीचे आप फिगर देखोगे तो घड़ी की सुइयाँ फॉलो करती हैं सर्कुलर मोशन, लेकिन अगर कोई धावक, अगर कोई एथलीट किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो उसका जो ट्रैक है वो एकदम सीधा है, स्ट्रेट ट्रैक है, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो होगा वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन को भी यही कहते हैं कि व्हेन वी रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, या तो एक्स या तो वाई, और टाइम चाहिए, समय, टू डिफाइन इट्स पोजीशन, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन या फिर उसका रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना, फिर से बता दें रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? व्हेन वी रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टाइम टू डिफाइन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, देन इट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो बंदूक से जो बुलेट फायर होती है वो एक लीनियर मोशन फॉलो करती है, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज स्टडीड रिलेटेड टू विच, यानी कि किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड अगर हमें स्टडी करनी है, मेजर करनी है, तो उसको अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है, क्योंकि अर्थ भी क्या है, रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ ए बुलक कार्ट while moving on the road is an example of rotational motion as well as translational motion। कोई बुलक कार्ट यानी कि तांगा गाड़ी जो होती है, अगर वो किसी रोड पे चल रही है तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों का एग्जाम्पल है। देखिए, अगर कोई, हमने आपको फिगर दिखाया नीचे, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर कोई फर्श बहुत चिकना है और किसी चीज़ को धक्का मार दिया, वो फिसलती हुई चली जाए उस पर, ये होता है ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल क्या है कि फर्श थोड़ा रफ है और हमने किसी बॉल को धक्का मारा, थ्रो किया, तो वो क्या हुई, घूमती घूमती जा रही है, तो ये क्या है? हाँ, मतलब अगर हम किसी धुरी पे उसको घुमा रहे हैं, बॉल को, सॉरी, अगर हम किसी बॉल को एक एक्सिस पे या धुरी पे घुमा रहे हैं तो वो कहलाएगा उसका सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। और अगर हम बॉल को किक मारें, पैर से किक मारें और वो आगे की तरफ बढ़े, जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो गोल गोल भी घूमेगी और साथ में आगे का डिस्टेंस भी वो कवर करती हुई जाएगी, जैसे कि तांगा गाड़ी के, बुलक कार्ट के पहिए करते हैं कि वो गोल गोल भी घूमते हैं और वो आगे भी डिस्टेंस कवर करते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को फिसला दिया जाए सिर्फ, और उसके अंदर रोटेशन नहीं आ रहा है, वो फिसलती हुई जा रही है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर किसी चीज़ को, किसी बॉल को, किसी गोल आकार की चीज़ को या किसी कैसी भी आकार की चीज़ को एक धुरी पर, एक एक्सिस पर घुमा दिया जाए सिर्फ, वो आगे या पीछे मूव ना हो, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और अगर कोई फुटबॉल, कोई बॉल या कोई पहिया हम घुमाएं और घुमाने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस की वजह से, जैसे कि तांगे का पहिए जो होते हैं, जब वो घूमते हैं तो तांगा आगे बढ़ता रहता है। फुटबॉल है, हमने किक मारी, बॉल घूम भी रही है जमीन पे और आगे भी बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, इफ ए पार्टिकल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग अ रेडियल मोमेंटम p, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, सिंपल सी बात है, r क्रॉस p। यानी कि अगर कोई पार्टिकल एक ओरिजिन से r डिस्टेंस पर लोकेटेड है और उसका जो रेडियल मोमेंटम है वो p है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नॉट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ, नॉट जो है वो किसकी स्पीड की यूनिट है? तो वो सी के शिप यानी कि समुद्री जहाज की स्पीड की यूनिट होती है नॉट। नेक्स्ट, द एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स एक्चुअल साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज उसके एक्चुअल साइज पर डिपेंड करता है। अब बात करें, एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, कोई भी एक बाहरी फोर्स, बाहरी फैक्टर जो कि किसी बॉडी का साइज या शेप बदल सकता है, उसको हम कहेंगे फोर्स। कोई फोर्स लगाया गया और बॉडी का साइज बदल गया या उसकी शेप बदल गई। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम? तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, अब देखिए फ्रिक्शन कब होता है? जब दो चीज़ें, दो वस्तुएं या कहें कि दो क्वांटिटी या दो चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनके बीच में जो रगड़ से जो फोर्स, जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब दो चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी तब फ्रिक्शन फोर्स काम में आता है।
आगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड्स बिकॉज ऑफ, यानी कि जब एकदम से बस स्टार्ट कर दी जाती है और एकदम से उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो जो आदमी बैठे हैं बस में वो पीछे की तरफ गिरते हैं। ये किसकी वजह से होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका विपरीत क्या होता है कि एकदम से अगर ब्रेक लगा दें तो जो बैठे हुए लोग हैं बस में वो आगे की तरफ झुकेंगे, जो कि नीचे फिगर में दिखाया गया। एकदम से ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ झुक जाते हैं। देखिए इस वाली फिगर में आप देखोगे कि एकदम से ब्रेक लगी तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो आगे की तरफ झुका। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं? वो लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो जैसे ही ब्रेक लगी तो आदमी रेस्ट पे रहना चाहता था लेकिन वो आगे की तरफ मूव हो गया। ठीक है, आगे, वाई डज द करंट फ्लोइंग इन ए वायर कंटिन्यू फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द स्विच इज टर्न ऑफ? यानी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और स्विच को बंद कर दिया गया उसके बाद भी बहुत थोड़े समय के लिए वो करंट फ्लो होता रहेगा। ये किस वजह से है? ये इनर्शिया की वजह से है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है गैलीलियोज लॉ। Which of the Newton's law states that an object at rest remains at rest unless an external force is applied to it? अभी बात की हमने, तो वो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यानी कि न्यूटन का कौन सा लॉ, कौन सा नियम ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स? अब फोर्स किस लॉ से डिफाइन होता है? वो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से डिफाइन। और न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो ट्राइंगल है न्यूटन सेकेंड लॉ ट्राइंगल, यहाँ से आप देखोगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास निकालना हुआ तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। ठीक है, एफ बराबर एम ए, एम बराबर एफ अपॉन ए बराबर एफ अपॉन एम। ये क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ट्राइंगल। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन कॉल्ड? थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन लॉ। अब देखिए ये जो फिगर है आप देखोगे कि अगर कोई बोट है, पानी में कोई बोट है और एक आदमी बोट के एक किनारे से कूदा, किनारे से बोट किनारे पर है और आदमी उस बोट से कूदा अगर, तो जिस दिशा में कूदेगा उसके विपरीत दिशा में थोड़ी सी बोट मूव हो जाएगी। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और है कि अगर कोई बंदूक चला रहा है तो बंदूक, गोली तो आगे जाएगी लेकिन झटका बंदूक का पीछे की तरफ महसूस होगा। तो ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ। विच लॉ इज यूज्ड इन द फॉरवर्ड मोशन ऑफ रॉकेट? अब जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो आप देखते हैं कि उसके नीचे से धुआं और आग निकलती है। रॉकेट ऊपर जा रहा है और आग और धुआं नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या है? एक्शन का रिएक्शन। ये भी क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम? अब सीजीएस सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें फोर्स की यूनिट होती है डाइन। हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन? एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ऐसे पता चल रहा है आपको कि न्यूटन बड़ी यूनिट है और डाइन छोटी यूनिट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ? अब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? तो वो लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। अब जैसे आप ये फिगर देखोगे तो लेफ्ट वाली फिगर में आप देखोगे कोई मास है m, वो एक सर्कुलर मोशन में फ्लो कर रहा है और टेंजेंशियल वेलोसिटी है v। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जाएगा, और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का असर कम हो गया, यानी कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मान लीजिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो वो मास जो है m, जिस भी बॉडी का मास है वो बॉडी उस सर्कुलर पाथ को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है, जो कि राइट साइड की फिगर में दिख रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटेड टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? तो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है पर डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे इस फिगर में आप देखोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, यानी कि ये अपोजिट में है आपस में। तो सेम मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल।
जैसे कि हम कोई मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है और बॉल किसी के पास गई बाउंड्री के पास, उसने थ्रो किया कीपर के लिए, तो जब वो थ्रो करता है तो एक एंगल बना के थ्रो करता है ज़मीन से, ठीक है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर बॉल को मैक्सिमम दूरी तक भेजना है तो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैक्सिमम दूरी कवर करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। विच विल कॉज मोर फ्रिक्शन, और रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, किसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, एक स्मूथ सरफेस की वजह से या एक रफ सरफेस की वजह से। तो क्लियर है कि रफ सरफेस की वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, यानी कि जो खुरदरा सरफेस होगा उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा। विच इज़ ग्रेटेस्ट आउट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका आंसर है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप एक ग्राफ नीचे देख रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद जो लगता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब बॉडी मोशन में आ गई होती है, जब कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट ए बॉडी कैन एक्सर्ट ऑन द अदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तक कोई बॉडी मोशन में नहीं आ रही है, हमने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी अभी मोशन में नहीं आई, तो वो फोर्स को क्या कर रही है, झेल पा रही है, और जब तक झेलती रहेगी तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, वो झेल लगा सकती है, उसको कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन किस वजह से होता है, तो वो होता है उनके जो सरफेस हैं, उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेसों में जो अंतर है उसकी वजह से वो होता है फ्रिक्शन। अ बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द पेडल, एक लड़का साइकिल चला रहा है पेडल पे फोर्स लगा के। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द रोड ऑन बोथ द व्हील्स ऑफ द साइकिल, तो जो रोड और साइकिल के पहियों में जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल रहेगा पहिए के टेंजेंट में। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, क्लियर है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट, ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह चिकनी चीज़ें लगा सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सरफेस रफ, फ्रिक्शन को बढ़ाना है अगर तो सरफेस को हमें रफ करना होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, यानी कि जो दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं उनका एरिया कितना कॉन्टैक्ट में, इस पर डिपेंड नहीं करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, विच फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, पॉलिशिंग ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर पॉलिश कर दीजिए, उसको चिकना बना दीजिए तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, सरफेस इरेगुलरिटीज, सरफेस इरेगुलरिटीज आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अ मैन पुशेज अ वॉल एंड इज अनेबल टू डिस्प्लेस इट, यानी कि एक आदमी है वो दीवार में धक्का मार रहा है लेकिन दीवार हिली नहीं, बिल्कुल भी दीवार आगे भी नहीं खिसकी, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज जीरो, यानी कि ही डज नो वर्क बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज जीरो। हालांकि आप देखोगे अगर कोई आदमी दीवार में धक्का मार रहा है तो उसको पसीने आ जाएंगे, पर उसने कोई काम नहीं किया, एज पर जो थ्योरी है उसके हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट, अ कुली कैरीज अ लोड ऑफ 20 किलोग्राम ऑन हिज हेड, एक कुली है जिसके सिर पे 20 किलोग्राम का लोड है और वो एक लेवल रोड पर आगे चल रहा है और अप टू 50 किलोमीटर वो आगे चला, तो वर्क डन बाय द कुली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने कितना काम किया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने कोई काम नहीं किया, उसने जो भी काम किया है वो हॉरिजॉन्टल में किया है, क्योंकि वो लोड को आगे बढ़ा रहा है, 50 मीटर आगे ले गया है। ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम किया उसने, जीरो। इन विच डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, किस डिवाइस में इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज हाफ्ड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की आधी कर दी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। अगर v को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो v², आधे का स्क्वायर क्या होता है
1/2 का स्क्वायर 1/4, तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज टू अ हाइट h, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको एक h हाइट तक ले जाया गया है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mgh, और यही कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आती है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर मूविंग है तो मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है मतलब आकाश की तरफ, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि हमने फोर्स लगाया। जब बॉल नीचे थी या जो भी बॉडी हमने फेंकी है नीचे से ऊपर, स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा थी और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर एक जगह जाके वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रुकेगी और फिर उसके बाद नीचे आने लगेगी। तो जब जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, और स्पीड कम होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, डिक्रीज करती है। वट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग वाइल वाइंडिंग ए क्लॉक, जैसे हम घड़ी में चाबी भरते हैं ना, तो चाबी भरने से कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट, अगर कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे आ रही है, फॉल कर रही है, तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि किसी भी पोजीशन पर कोई बॉडी है, किसी हाइट पर कोई बॉडी है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो बॉडी हमने नीचे गिराई तो वो मोशन में आई तो उसमें स्पीड आई तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम, तो पावर की यूनिट होती है वाट, इसको बोलते हैं जूल पर सेकेंड। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, कोई बॉल अगर ग्राउंड पर रोल करती हुई जा रही है उसके अंदर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है बॉडी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो होता है डायनेमो, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ये डायनेमो की फिगर है। विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड को इलेक्ट्रिकल में करता है माइक्रोफोन, तो जो माइक वगैरह होते हैं ना वो माइक्रोफोन ही होते हैं बेसिकली। आप बोलते हो और बोलने के बाद वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता, साउंड आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड में कन्वर्ट कौन करता है, लाउड स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक मोटर है ये। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट पड़ती है और उसके बाद एक करंट फ्लो होने लगता है इसमें, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। किलोवाट आर इज एन यूनिट ऑफ, तो ये एनर्जी की यूनिट होती है। किलोवाट आर किसकी यूनिट है, एनर्जी की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो कैपिटल जी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू क्या है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज हाफ्ड, अगर दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जा रहा है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम वुड बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है एक F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अगर डिस्टेंस क्या कर दिया गया आधा 1/2, तो नीचे हो जाएगा 1/4, ऊपर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द फोर्स एंड एक्सेलरेशन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, अब व्हाट डू वी कॉल द फोर्स एंड एक्सेलरेशन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम, यानी कि स्मॉल जी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम, मतलब वेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम, तो वो होती है पोल्स पर मैक्सिमम। और वेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम, तो वो होगी इक्वेटर पर। ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, यानी कि किसने आविष्कार किया इसका, तो वो है न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी यानी कि
उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी सेंटर ऑफ अर्थ पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून एज कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये होता है 1/6, यानी कि मून पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसके कंपेरिजन में 1/6 रहती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी? तो एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ फेंकेंगे तो वो हमारे वायुमंडल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो एस्केप कर जाएगा, और इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है √2 इंटू GM/r, यानी कि 2 इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास अपॉन रेडियस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो ये यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर किसी बॉडी को इक्वेटर से पोल्स पर ले जाया गया है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है इसकी, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम कॉल्ड? तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी, द्रव्यमान। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम? तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है किलोग्राम में, वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज? तो वो होता है एरोमीटर। ये एरोमीटर है जो कि एयर और गैसेज का वेट और डेंसिटी नापने में काम आता है, एरोमीटर, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है? वो होता है बैरोमीटर, और ये आपके सामने बैरोमीटर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर कॉल्ड? वाटर का वेपर में कन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब आपको एक साइकिल दिख रही है कि पानी भाप बन के बादल बना, बादल कंडेंस होके प्रेसिपिटेट हुए और वहां से फिर वो पानी के रूप में धरती पर गिरे, तो ये मतलब इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, ये एक साइकिल है पूरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाउ डज प्रेशर चेंज विद एल्टीट्यूड? तो एयर का प्रेशर ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। What is the reason for ink leaking from the fountain pen of the passenger sitting in the aeroplane? अगर एरोप्लेन में कोई इंसान बैठा हुआ है और उसकी जेब में अगर फाउंटेन पेन है तो उसमें से इंक लीक करने लगती है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Why do clouds float in the atmosphere? क्लाउड्स, बादल एटमॉस्फेयर में फ्लोट क्यों करते, तैरने क्यों लगते हैं? ड्यू टू लेस डेंसिटी। सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग, एकदम से बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट आई है तो वो किसका इंडिकेशन है, वो स्टॉर्म का इंडिकेशन है कि स्टॉर्म आने वाला है। The weight of an object appears to be less in water and more on the surface of the water is based on which principle? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट पानी के अंदर कम लगता है, कम अपीयर होता है, और पानी के जब बाहर निकालो तो वो ज़्यादा अपीयर होने लगता है। ये किस वजह से? ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की वजह से है। What happens when a bucket of water is drawn from the well? What happens when a bucket of water is drawn from the well? यानी कि अगर कुएं में बाल्टी डाल के अगर एक बाल्टी पानी बाहर निकालो तो बकेट गेट्स हैवियर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर बाल्टी हल्की लगती है और जैसे हम खींचते हैं बाल्टी को और पानी के ऊपर आती है तो वो भारी लगने लगती है। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? दैट इज 1। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड सिंक इन वाटर? जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 होती है, और जो डूब गए, पानी में डूब गए, उनकी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ वाटर कॉल्ड? किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का कंपैरिजन अगर वाटर की डेंसिटी से किया जाए और इनका रेशियो निकाल दिया जाए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ रिमेन्स अबव द वाटर? यानी कि जब कोई बर्फ पानी पर तैर रही है तो उसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, कितना हिस्सा पानी के अंदर होता है? तो पानी के ऊपर दिखता है 1/10 और पानी के अंदर होता है 9/10। ऑन विच प्रिंसिपल हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेसेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर बेस्ड? तो ये बेस्ड है पास्कल्स लॉ पर। फैथम इज द यूनिट टू मेजर, ये डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई नापने के लिए हम यूज करते हैं फैथम। व्हाट इज द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स कॉइल्ड? फ्लूइड्स यानी कि जो द्रव्य चीजें हैं, जो गीली चीजें हैं, उनका जो इंटरनल होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी।
तो जो गाढ़े लिक्विड होंगे उनकी ज़्यादा होगी, जो पतले लिक्विड होंगे उनकी विस्कोसिटी कम होगी। तो विच लिक्विड हैव ग्रेटर विस्कोसिटी, थिक और थिन, तो थिक की होगी ज़्यादा, तो थिक लिक्विड विल हैव ग्रेटर विस्कोसिटी। हुज विस्कोसिटी इज लेस, एयर और वाटर, तो किसकी विस्कोसिटी कम है, एयर की कम होगी। व्हाट इज द रीजन फॉर फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, तो ये विस्कोसिटी की वजह से है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। SI unit of coefficient of viscosity Newton second upon meter square. The separation of cream from milk by churning is due to, ये होता है centrifugal force की वजह से। Separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force। तो यहाँ पे हमारा सेशन आज का ख़त्म होता है। हमने लगभग 100 के आसपास वन लाइनर्स आपके सामने पेश किए। लगभग सारे ही वन लाइनर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं इनसे क्वेश्चंस, और आगे भी रिपीट होंगे। आगे आपके आने वाले काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद है आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन को एंजॉय किया तो लाइक करें और साथ में सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि सभी लोगों को ये वन लाइनर्स देखने को मिले और वो इनको जाने, और इनसे जो क्वेश्चन उनको आगे एग्जाम में मिलेंगे उन क्वेश्चन को वो आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सेशन को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेट करिएगा, 2 से 3 दिन के अंदर हम नेक्स्ट सेशन भी लेकर आएंगे। थैंक यू।